नमस्कार। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया देश और उसकी तकदीर लिखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। 36 करोड़ लोग और उन सबका भविष्य। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के संविधान के बनने की। तो चलिए आज इसी शानदार सफर को समझते हैं। सवाल बहुत बड़ा है ना? एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों के हक की हिफाजत करे और साथ ही उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को एक शक्ल दे। वाकई ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमारे देश को बनाने वालों ने उठाई। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये ख्याल कि भारतीय अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, ये आया कहाँ से? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ें तलाशते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। फिर एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उन्हें कम से कम कागज पर ही सही ये बात माननी पड़ी। और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो ऐतिहासिक सभा बनी जिसे भारत का भविष्य लिखना था। तो ठीक है, स्टेज तो तैयार हो गया था, लेकिन इस पर किरदार कौन निभाने वाले थे? वो कौन लोग थे जिन्हें एक नए भारत की बुनियाद रखने का ये महान काम सौंपा गया? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 389। जी हाँ, 389 सदस्य। मतलब 389 अलग अलग सोच, अलग अलग तजुर्बे जो एक ही मकसद के लिए एक साथ आए थे, एक राष्ट्र का निर्माण करना। तो ये 389 लोग आए कहाँ से थे? देखिए, इसका बंटवारा कुछ इस तरह था। 296 सीटें उन प्रांतों से थीं जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और बाकी की 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं, जहां उस वक्त भी राजा महाराजाओं का शासन था। तो ये एक तरह से पुराने और नए भारत का संगम था। फिर हुए चुनाव जुलाई-अगस्त 1940 में, और नतीजों से तस्वीर और भी साफ हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की, जिससे सभा में उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। वहीं मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो आगे चलकर होने वाले राजनीतिक मतभेदों का एक साफ इशारा था। हाँ, एक बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये चुनाव आज की तरह नहीं थे जिसमें हर कोई वोट डालता है, लेकिन इसके बावजूद जो सभा बनकर तैयार हुई वो कमाल की थी। उसमें हर समुदाय के लोग थे। आप कह सकते हैं कि वो एक छोटा भारत था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, सब एक छत के नीचे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब असली चुनौती सामने थी। बड़े बड़े आदर्शों और सपनों को कानून की भाषा में, संविधान के अनुच्छेदों में कैसे ढाला जाए? जैसे किसी भी इमारत के लिए एक नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है ना, वैसे ही हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था उद्देश्य संकल्प। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे सभा के सामने रखा, और ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक वादा था, एक आजाद, संप्रभु, गणराज्य भारत का वादा। इसी ने हमारे संविधान की आत्मा तय की। और ये पूरा प्रोसेस भी बड़ा सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प ने एक दिशा दिखाई, एक मंजिल तय की। फिर अलग अलग विषयों के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां बनी जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी। इन सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, और आखिर में उस ड्राफ्ट का एक एक शब्द, एक एक लाइन पूरी सभा के सामने रखी गई। उस पर घंटों बहस हुई, बदलाव हुए, और फिर जाकर उसे फाइनल किया गया। और इस पूरी मशीनरी के दिल में थी एक बेहद जरूरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को बनी इस कमेटी ने 141 दिनों तक लगातार काम किया, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और भारत की जरूरतों के हिसाब से एक मसौदा तैयार किया। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। पर देखिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। संविधान सभा को अपने सफर में कई बड़ी मुश्किलों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो 1947 में भारत की आज़ादी के साथ आया। अगस्त 1947 से पहले ये सभा ब्रिटिश सरकार के बनाए नियमों के तहत काम कर रही थी। इसकी शक्तियां सीमित थीं। लेकिन 15 अगस्त की आधी रात को सब कुछ बदल गया।
यही सभा अब एक पूरी तरह से आजाद और संप्रभु संस्था बन गई। अब वो जैसा चाहे वैसा संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी। शुरू से ही एक बड़ा मसला था देश के बंटवारे का। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। वो पाकिस्तान नाम के एक अलग देश की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। इस वजह से जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ, उसने न सिर्फ संविधान बनाने के काम को मुश्किल किया, बल्कि उस दर्दनाक बंटवारे की नींव भी रखी जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरे काम में वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, अब कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, एक नए देश को जल्द से जल्द एक संविधान की जरूरत थी। लेकिन क्या यह वाकई बहुत ज्यादा था? चलिए जरा दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने अपना संविधान 4 महीने से भी कम में बना लिया, लेकिन कनाडा को करीब 2.5 साल लगे और ऑस्ट्रेलिया को तो लगभग 9 साल लग गए। तो इस हिसाब से देखें तो भारत जैसा विशाल और विविध देश, जहां इतनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, उसके लिए करीब 3 साल का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं था। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर और गहराई से किया गया काम था। और फिर तमाम मुश्किलों, बहसों और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। 26 नवंबर 1949, इतिहास में दर्ज हो जाने वाली तारीख। सालों की मेहनत के बाद संविधान को आखिरकार पास कर दिया गया। उस दिन सेंट्रल हॉल में मौजूद 284 सदस्यों ने इस पवित्र दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए और इसी के साथ एक नए आजाद भारत की बुनियाद रख दी गई। लेकिन रुकिए, अगर संविधान 26 नवंबर को बन गया था, तो हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ठीक 20 साल पहले 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का संकल्प लिया था। तो ये दिन उस संकल्प को और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को एक श्रद्धांजलि थी। और आखिर में सब कुछ सिमट जाता है प्रस्तावना के इन शक्तिशाली शब्दों में। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब साफ है, ये संविधान हमें किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया। इसे भारत के लोगों ने खुद बनाया है, खुद अपनाया है और खुद को ही सौंपा है। आज 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि इस महान दस्तावेज में जो वादे किए गए थे, वो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को किस तरह से चला रहे हैं, उसे क्या शक्ल दे रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।